हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास GS5 की हो गई है। ये GS5 की दूसरी क्लास में, पहली क्लास में हमने एक बार सिलेबस को समझ लिया था। दूसरी क्लास में हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे। एक एक क्वेश्चन से ही जब तक एग्जाम आपका आएगा ना, पूरी पेपर खत्म हो जाएगी। तो लोड होगा नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब 5वां और 6वां पेपर खत्म हो गया, आपको मतलब एहसास भी नहीं होगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था आप लोगों ने, कई लोगों ने लिख के भी भेजा है। एक्चुअली एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है मैं आपको पहले बता देता हूँ दिक्कत के बारे में, क्योंकि यार वो समाधान कर लो आप लोग। जैसे वो कह रहा है आप लोग PDF रीनेम नहीं किए हो। PDF रीनेम ना करने का कारण क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा कि वो GS5 का PDF है, GS6 का PDF है। आप लोग की जो चर्चा चल रहा है, PYQ चर्चा, उसका शॉर्ट PDF है। मतलब वो किस चीज़ का PDF है ये समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि आप जो रीनेम नहीं करते ना तो वो अजीब सा नंबर लिख के आ जाता है। अब देखो PDF क्या करोगे, जब आप PDF बनाओगे ना तो रीनेम का ऑप्शन आता है। रीनेम में एक क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, GS5 Day 2 Day 3 Day 4 ऐसे लिख देना। यहाँ अपना चाहो तो नाम लिख दो, कुछ भी नाम रहे, जैसे निशांत नाम रहे, रमन नाम रहे, कुछ भी। अब क्या है कि एक तो फायदा क्या है कि कॉपी मान लो कि आपके पास चीक होके चली जाएगी तो आप इजीली समझ जाओगे कि यार मेरी कॉपी थी। मेरे लिए बोल पाना समझ पाना आसान रहेगा कि किसकी कॉपी है, किस दिन की कॉपी है, GS5 के Day 4 की कॉपी है, GS5 के Day 5 की कॉपी है। मेरे लिए भी समझ पाना बड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ PDF को रीनेम थोड़ा सा इस फॉर्मेट में आप लोग कर देना, अच्छा रहेगा मुझे समझने के लिए। चलिए कोई नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत दिमाग नहीं लगाना था। अभी मैं कुछ दिन तक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दूंगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन थोड़ा नॉलेज बेस, आपको थोड़ा गूगल करना रहेगा। ठीक, कंटेंट निकाल गया, किसी भी एक बुक्स पे जाओगे, थोड़ा पढ़ोगे, आपका काम हो जाएगा। मतलब अभी मेंस का आंसर लिखने में प्रीलिम्स की भूमिका जो अभी करा रहा हूं उसमें मैक्स रहेगी, बहुत दिमाग नहीं लगाना रहेगा। ये नहीं है कि लगाना ही नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन मैक्स वही भूमिका रहेगी, तो आपका काम बनते चला जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो टॉपिक्स को इंटरलिंक करना स्टार्ट कर देंगे। फिर यहां से भूमिकाएं और समझ थोड़ी आपकी बढ़ गई रहेगी, तो मजा आएगा आंसर लिखने में। अब देखो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो मैंने आपको दिया था वो था प्राचीन उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख स्थलों पर चर्चा करें। ध्यान देना, यहाँ पे एक टर्म्स आपको सीधा लिख दिया है कि भाई कि हमको प्रमुख साइट्स जो मेजर साइट्स हैं उस पर चर्चा करनी है। किस ड्यूरेशन की, तो दौर है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड का। अब बात यह आती है सर, प्री हिस्टोरिक पीरियड, पहली बात एक बात समझेंगे तब अपना बताएंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित साइट्स कौन सी हैं। अच्छा, एक देखो हमको पता है कि यार कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो हमको जानते हैं प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होती है, यानी प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है कि भैया हमारे पास कुछ रिटन रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ लिखित साक्षी नहीं है, हमारे पास एविडेंस ही नहीं लिखित। आदि ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, हमारे पास मौजूद है, लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, बट हम कैपेबल नहीं है उनको पढ़ने के लिए। एक जगह मौजूद ही नहीं है, एक जगह मौजूद है बट हम कैपेबल नहीं, हम मतलब हम नहीं, विद्वान भी कैपेबल नहीं है पढ़ने के लिए। तीसरा ऐसा, लिखित साक्ष्य मौजूद है और हम कैपेबल भी हैं। यानी अब देखो समझो, जब लिखित साक्ष्य है ही नहीं लेकिन हमको उस ड्यूरेशन के बारे में जानना है, लोग रहते कैसे थे, लोगों का जीवन यापन क्या था, एक दूसरे से संबंध कैसा था, तो इन चीज़ों को समझना तो है ही है भाई। अब इसके लिए हमारे पास चीज़ क्या वजह, तो वो क्या प्रयोग करते थे। तो देखो इस ड्यूरेशन को हम लोग कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज को हिंदी में कहते हैं पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहें, क्योंकि इनका जीवन ही पत्थरों के इर्द गिर्द था, तो पाषाण एज नाम पड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि भैया स्टोन टूल्स बनाए थे, पत्थर के हथियार बनाए थे। आप देखो कि इनिशियली इनके हथियार क्या थे, मोटे सुडोल होते थे, इनमें उतना नुकाल नहीं होता था। समय के साथ ये क्या होना, ये पतला और नुकीला होना स्टार्ट हुआ, फ्लैग उपकरण, फलक उपकरण स्टार्ट हो गया बनना। तो यानी ये क्या है, ये बेसिकली एक चेंजिंग आपको देखने को मिलती है। लेकिन बना तो ये किससे है, बना तो ये स्टोन से ही है। अब अधिक से अधिक इसमें क्या करेंगे, स्टोन के अलावा बोन से बनाना स्टार्ट कर देंगे। भाई जानवर का शिकार कर रहे हैं, उनकी हड्डी मिल गई, हड्डी थोड़ी नुकीली होती है, उनका हथियार बन गया छोटे मोटे जानवर को मारने के लिए। तो चूंकि इस ड्यूरेशन जो प्री हिस्टोरिक ड्यूरेशन है, इसके जानने का सोर्स क्या है, स्टोन टूल्स। मैक्स 95% रोल यही निभाते हैं, बाकी सबका भूमिका 5%। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होती है ये समझ गए। प्री हिस्टोरिक पीरियड को आप इंट्रो में समझा सकते हो, यहाँ पे इंट्रो में मैंने लिख भी दिया है आपके लिए। बेटर क्या है कि एक बार क्या होगा, ठीक है, आपका क्या होगा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड आप लोग इंट्रो में चाहो तो समझा लो।
प्री हिस्टोरिक पीरियड। अच्छा देखो, इंट्रो में कभी बहुत ज़्यादा वर्ड खत्म नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपके पास ये क्वेश्चन खैर छोटे में आएगा नहीं, 200 वर्ड में आंसर लिखने को आ जाता है, 200 वर्ड में आंसर लिखने को आता है। आप मैक्सिमम 25 वर्ड तक जाना इंट्रो में, मैक्सिमम 25 वर्ड्स, क्योंकि अराउंड 20 to 25 वर्ड्स आपका कंक्लूजन में निकल जाएगा, तो 50 शब्द तो आपके निकल गए। अब बात है ना कि आपकी जो मेन बॉडी है, जो मुख्य मांग है, मेन बॉडी में आपको क्या करना होता है, आपको अधिकतम वर्ड जैसे 150 वर्ड्स तो मिनिमम इसमें का कहाँ रखना है, मेन बॉडी में रखना है, मुख्य भाग में रखना है। कभी भी कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे, मेन बॉडी कभी भी लिखिए तो कोशिश करिए यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग। पहली जो सावधानी बरतनी है, ठीक है, डिमांड सप्लाई गैप ना आए, ठीक है, मांग और पूर्ति के बीच में ऐसा ना हो कि भाई कोई गैप आ जाए, ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा कम की बात ही तो है। और जो डिमांड है उससे इतर, मतलब इसमें क्या होगा कि डिमांड से इतर जाके आपको नहीं लिखना है, ठीक। एग्जाम्पल्स अगर आप अपने में हो पाए तो एग्जाम्पल्स जितना ज़्यादा यूज करो, उदाहरण जितना ज़्यादा यूज करो, बहुत बेहतरीन बात है। इन चीज़ों का कभी भी अपनी जो मुख्य भाग होता है उसमें ध्यान देना होता है कभी भी आंसर्स लिखने में, ठीक है। कंटेंट तो सब वही लिखेंगे भाई, पढ़ ही रहे हैं। अभी तो कि सीधा पढ़ा हुआ फैक्ट है, प्री में प्रागैतिहासिक काल के बारे में, मतलब मुझे पता है कि 5-7 स्थल तो आप लोग मुंह से बोल दोगे, लिखैया, दैमाबाद, महदहा, सराय नाहर राय, कोल्डी हवा, लहुरा देव, भाई प्री में पढ़ रहे ना तो फैक्ट तो बहुत याद है। बात अरेंजमेंट की है, बात है कि एक सीक्वेंस में लाके उनको लिखना, ठीक है, और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए लिखना, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए लिखना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, सबसे टफ बात ये सामने आती है। अब हम लोग देखेंगे, अब जब मैंने बोला कि सर कि भाई कि स्टोन एज का मतलब क्या हुआ कि भाई अच्छा हमको जानने की जो सोर्सेज क्या है, जब स्टोन है तो मीन्स उत्तर प्रदेश में कोई पत्थर वाली लोकेशन तो होगी जहाँ पे ये लोग रह रहे होंगे, तभी तो स्टोन पाएंगे। तो देखो यहाँ पे आप चाहो तो इसको भी, इस बात को भी इंट्रो में आप शामिल कर सकते हो। इनका जो एरिया था जहाँ से आपको प्री हिस्टोरिक साइट्स मिली हैं, ये मैक्स ऑफ द एरिया का है, विंध्या एरिया है। और रिवर कौन सी है, तो बेलन नदी घाटी, ठीक है, बेलन नदी घाटी, बेलन रिवर वैली, ठीक। यहाँ से वाटर सोर्सेज इनको मिल जाएगा जीने के लिए, और यहाँ से विंध्य से क्या हो, उनको पत्थर मिल जाएगा। तो जो साइट्स मिली हैं वो विंध्या रेंज से मिली हैं या बेलन नदी घाटी से मिली है, मैक्सिमम ऑफ मैक्स ऑफ द साइट्स। अब देखो यहाँ पे मैंने एक मैप बना के, ठीक है, एक छोटा सा मैक्स ऑफ द एरियाज देखोगे जो इस ड्यूरेशन का रहा है उत्तर प्रदेश में, वो ये वाला लोकेशन रहा है, ये वाला लोकेशन रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी तरीके से मैप बना के एक बार यूज कर लेना है, मैप को एक बार यूज कर लेना है, ठीक। ये जो लोकेशन है, कुछ लोकेशन इसके इधर भी आ गए, खैर वो लोग बात कर लेंगे। जैसे कालपी वाला जो लोकेशन है, ये झांसी के, कानपुर और झांसी के अराउंड पाया जाता है। लिखैया के बारे में हम लोग जानते हैं, संत कबीर नगर में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग सारे के बारे में डिटेल देखेंगे। आपका काम क्या ना कि एक मैप का यूज करना। अब आपको जब पता चल गया कि भाई कि बेल नदी वैली में या विंध्या बेल्ट में बेसिकली आपके ये जो स्थल है वो पाए जाते हैं, तो आप इजिली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ स्थलों का नाम लिख दोगे, जैसे मैंने लिख दिया 5-7 का नाम, तो बेटर रहेगा, बहुत ही बेटर रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके चलते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि प्री हिस्टोरिक साइट्स के बारे में लिखना है, तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वही 3 पार्ट जो आप प्री में पढ़ते हो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। किसी को दिक्कत आए तो भाई लिख लो, पूरा पाषाण काल ये हो गया आपका, ये आपका मध्य पाषाण काल हो गया, और ये आपका नव पाषाण काल हो गया। यानी हमको मेजरली अपने आंसर में 3 हेडिंग्स तो देखनी चाहिए। अब जो पैलियोलिथिक पीरियड होता है, हमको पता है ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हालांकि इतना डिवाइड के चक्कर में मत पड़िए। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो आपको बेसिकली ध्यान में रखना होगा। ये बातें ध्यान देना। देखो पूरा पाषाण काल क्या था, इसमें लोग खाद्य संग्राहक थे, ध्यान देना है। होता क्या था कि जा रहे हैं, जानवर मिला मार दिए, जितने जानवर मिले सबको मार दिए, और उसको अपने साथ ढो के लेके जा रहे हैं, ठीक है। उसको ढो के अपने साथ क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोई खाना पकाना स्टार्ट नहीं किया है। अभी इस समय क्या ना, इसमें लोग क्या हैं, शिकारी हैं, हंटर हैं। इसमें के लोग क्या हैं, हंटर एंड फूड गेदरर है। ये पूरी पीरियड के ही हैं, पूरे पीरियड के लोग क्या हैं, हंटर हैं और फूड गेदरर है, शिकारी और
खाद्य संग्राहक है। तो जब शिकारी और खाद्य संग्राहक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने अस्थायी जीवन यानी एक जगह रह के निवास करने वाला जीवन, स्थायी जीवन जीना स्टार्ट नहीं किया है, स्थायी जीवन स्टार्ट नहीं किया है। हमको पता है कि मध्य पाषाण काल से क्या होता है, पशुपालन स्टार्ट होता है। यहां से क्या स्टार्ट होता है, पशुपालन शुरू होता है। और यहां से हमको पता क्या होता है कि अस्थायी जीवन स्टार्ट हो जाता है, अस्थायी जीवन स्टार्ट हो जाता है। यानी यहां पे आपको एग्रीकल्चर भी देखेंगे और एनिमल हस्बेंड्री भी देखेंगे, एग्रीकल्चर भी देखेंगे, ठीक है, और पशुपालन भी आपको देखने को मिलता है। कृषि भी करना ये लोग स्टार्ट कर देंगे और पशुपालन करना भी स्टार्ट कर देंगे, दोनों चीज़ करना चाहिए, क्योंकि कृषि का उनको लगेगा कि पशुपालन का उनको रोल जो है कि आपको कृषि में भी देखने को मिल जाता है। तो ये काम यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यानी अस्थायी जीवन के जो साक्ष्य होंगे ना, जो आपको पेंटिंग, फलना ढिमका, थोड़ा सा एडवांस लाइफ देखने की स्टार्ट होगी, वो यहाँ से, यहाँ पे इनकी टूल्स छोटे हो जाएंगे, बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे पैलियोलिथिक पीरियड में मैं आपको कुछ स्थानों के नाम बोलता हूँ, जैसे बेलन नदी घाटी, आप कभी भी दिमाग में रखना, सारे पूरे के पूरे प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही एग्जाम्पल मिले हैं, चाहे वो पैलियोलिथिक पीरियड हो, चाहे वो मेसोलिथिक पीरियड हो, जो न्यूलिथिक पीरियड हो, सारे जगहों से आपको बेलन नदी घाटी से एग्जाम्पल मिले हैं। इसी के लिए कि पैलियोलिथिक जो बेलन नदी घाटी है, इसको स्टोन एज का टेक्स्ट बुक कहते हैं, इसको स्टोन एज का टेक्स्ट बुक कहते हैं, या प्री हिस्टोरिक ड्यूरेशन का इसको टेक्स्ट बुक कहते हैं। यहाँ से आपको सारी चीज़ें बेलन नदी घाटी से आपको क्या होगा, तो सबसे अच्छा, अब मैं साइट्स के नाम लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। बेलन नदी घाटी, ठीक है, बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी, ठीक है, ये आप लोग दिमाग रखना। यहां से क्या है, यहां से आपको तीनों जगह के एग्जांपल मिलते हैं, और जो आपका पैलियोलिथिक पीरियड का सबसे बेहतरीन एग्जांपल मिलता है ना, वो ये बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में मिलता है। ठीक, अब देखो इसमें भी जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है, यानी ठीक है, जो निम्न पूरा पाषाण काल है, उसके जो एविडेंस मिलते हैं वो बेलन रिवर से, मतलब इसके तो मैक्सिमम ऑफ द एविडेंस यहीं से मिलते हैं। ठीक, तो बेलन नदी घाटी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया। कालपी, मैंने अभी आपको तो कालपी नामक एक लोकेशन है जो कि आपके थोड़ा सा झांसी और कानपुर के, ठीक है, या हम लोग कहें कि कानपुर वाले से बेल्ट से जब आप लोग साउथ वेस्ट निकलोगे वहां पड़ता है, कालपी नामक लोकेशन पड़ता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाया भी है, ये वाला लोकेशन कालपी आपका पड़ता है। ठीक, अच्छा, ये हो गया। इसके बाद से आपको कालपी हो गया, सिंगरौली से भी आपको मिलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड के एग्जाम्पल, सिंगरौली से आपको पैलियोलिथिक पीरियड के एग्जांपल मिलते हैं। लोहदा नाला, भाई लोहदा नाला और चौपानी मांडो भी एक लोकेशन ऐसा है जो कि पड़ता भी ये उसी बेल्ट में है, बेलन नदी घाटी के चौपानी मांडो, लेकिन इसका नाम स्पेशली भी आप लोग लिख लो, कारण ये कि यहां से तीनों ड्यूरेशन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, पूरी पीरियड के साक्ष्य मिले हैं। अब देखो, आप सोचोगे कि सर ये क्या हो गया, ये वो लोकेशन हो गए जो यहां से पाए गए हैं। अच्छा, जब यहां पे अभी लोग अस्थायी जीवन जी ही नहीं रहे, फूड और गैदरर हैं, तो मिलेगा क्या, तो यहां से आपको स्टोन टूल्स मिलेगा, ठीक है। और जो ये स्टोन टूल्स होंगे वो कैसे होंगे, ये थोड़े मोटे होंगे, सुडोल टाइप के होंगे, शार्पनेस में नहीं होगी, और यहां पे जो उपकरण मिलेंगे ये कैसे होंगे, इनमें शार्पनेस होगी, ये लघु उपकरण होंगे, ये कैसे होंगे, लघु उपकरण होंगे। यहीं जब लास्ट में आप जाओगे तो फ्लैग उपकरण यानी फलक उपकरण बनना स्टार्ट हो जाएगा, फलक उपकरण बनना स्टार्ट होगा। इस ड्यूरेशन की तो विशेषता ही रहेगी फलक उपकरण की। अब फलक उपकरण में क्या होते हैं, ब्लेड, खुरचनी, ठीक है। तो अब दिमाग में रखना, ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना प्रीमियम पढ़ते हो, एग्जाम्पल लिख लोगे। यहां से आप लोग क्या बोल दोगे, यहां पे बोल दोगे कि इन लोकेशन से क्या मिलेगा, इन लोकेशन से स्टोन टूल्स मिलेंगे, ठीक है, जानवरों की हड्डियां मिलेंगी। खास तौर पे आप देखना, दिमाग रखना कि जो ये चौपानी मांडो नामक लोकेशन है ना, यहां से भेड़ और बकरी की आपको हड्डियां, यानी जानवर, तो दूसरा क्या होगा कि जानवरों की यहां से हड्डियां प्राप्त हुई होंगी, जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। भाई जानवर तो मार के खाएंगे ही खाएंगे, तो जानवरों की हड्डियां प्राप्त हो गई है, ठीक है। कार्बन डेटिंग से पता चला भाई ये बहुत पुरानी घटना है। अब देखो इसमें जो ये चौपानी मांडो है, चौपानी मांडो से जो स्टोन टूल्स बनते थे, ये खास प्रकार के पत्थर से बनते थे, ये चर्ट नामक पत्थर से बनते थे, चर्ट, ठीक है। तो चर्ट नामक स्टोन से, खास प्रकार का पत्थर था, चर्ट नामक पत्थर से चौपानी मांडो के जो टूल्स हैं वो बनाए गए थे। इसमें ये स्पेशली विशेषता है। तो अब हो गया ये आपकी पैलियोलिथिक पीरियड के
जो लोकेशंस हैं उनके बारे में। और ये सिंपली मैंने बता दिया, बहुत सोचो मत कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली होंगी, तो यही मिली होंगी। इसके अलावा बताओ क्या मेकअप का सामान मिलेगा यहाँ से? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, यही इतनी चीज़ मिलेगी ना। अब थोड़ा सा यार वो पशुपालन करना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो जब पशुपालन करना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता हो कि यहाँ पे जो मृतक मिलेंगे उनके साथ कुछ पशु मिल जाए। पाल रहे हैं तो लगाव हो जाएगा, अटैचमेंट होगा, तो हो सकता है कि इनके साथ कुछ पशुओं के साथ साथ क्या हो, कुछ इनके। अच्छा एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे मृतक संस्कार विधि देखने को मिलेगा आपको? मृतक संस्कार, भाई देखो मृतक संस्कार विधि का मतलब है यार इंसान एटलीस्ट समाज में जुड़ना स्टार्ट कर दिया हो। जब तुम खुद ही हंटर एंड फूड गेदर हो, भाग रहे हो, आज यहाँ हो कल कहीं और रहोगे, दूसरे दिन कहीं और रहोगे, तो कहाँ से मृतक संस्कार? तो ये सब एग्जाम्पल यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे। मृतक संस्कार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे मेसोलिथिक पीरियड में, तो थोड़ा कम ही मिलेंगे बट कम एग्जाम्पल। मैक्स ऑफ द एग्जाम्पल कहाँ जाके मिलेगा? न्यूलिथिक पीरियड से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्थायी जीवन स्टार्ट हो रहा है। जब लोग स्थायी जीवन स्टार्ट करें, एक जगह रुकना स्टार्ट करें, फिर सोचेंगे कि कल्चर में क्या हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए, उस पर इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मृतक संस्कार विधि वगैरह तो दिखेगी नहीं। यानी अगली नंबर ऑफ पॉइंट्स में जाओगे तो एक तो लिखोगे कि भाई इन जगहों से, जब लिखोगे कि पाषाण उपकरण मिलेंगे तो लिखोगे लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। यहाँ पे पशुपालन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे हड्डियों के जो बोन्स के, ठीक है, यानी और सींग के, और सींग को हॉर्न बोलते हैं, ठीक है, इनके टूल्स आपको देखने मिल जाएंगे, इनकी अधिकता यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये लघु उपकरण टाइप के होंगे। अगली फेज में जब लिखोगे तो इसमें दिख देना कि फ्लैक उपकरण देखने को मिल जाते हैं। सब होंगे वही ऊपर वाले, स्टोन के ही होंगे, हड्डियों के ही होंगे, बोन्स के ही होंगे, मतलब होंगे, और सींग के ही होंगे, लेकिन थोड़े फ्लैक होंगे, थोड़ा शार्पनेस उसमें ज़्यादा होगा। क्लियर बात? तो यहाँ पे एक एविडेंस में आपको क्या जुट जाएगा? मृतक संस्कार विधि जुट जाएगी। आगे बात, मृतक संस्कार विधि जुट जाएगी। अच्छा भाई ये ड्यूरेशन ऐसा है, आग की खोज कर ली गई है तो कई जगहों पे गर्त चूल्हे देखने को मिल जाएंगे। जमीन खोद के चूल्हा बना दिए हैं, जैसे गाँव पे भट्टी नहीं चलती थी वैसे, अब मांस भून के खाएंगे। तो एक अच्छा यहाँ पे एग्जांपल और मिला, क्या हो जाएगा? गर्त चूल्हों का एग्जांपल मिलेगा। ये देखो ये मैं रटा नहीं रहा हूँ, ये मेरा ये है कि आप लोग समझ जाओ कि यार कि इनको लिख सकते थे। ये सारे हमारे लिए अच्छे पॉइंट्स बन जाते हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग लिख सकते थे। नॉर्मली इस पीरियड में जो यूपी में एग्जाम्पल मिले हैं मृतक संस्कार के, वो वेस्ट टू ईस्ट मिले, यानी उनका जो माथा है, अधिकतम जो मतलब बॉडीज मिली हैं, उनका जो माथा है वो वेस्ट, यानी जो उनका सर है, जो उनका हेड है, वो पश्चिम की दिशा में है। मैक्सिमम केस में किस दिशा में? पश्चिम की दिशा में, जो यूपी से साक्ष्य मिले हैं, ठीक। अब ये चीज अगर आपके दिमाग में है, केवल कुछ मेसोलिथिक पीरियड साइट्स का नाम आ गया, लिख दो। यहां से सिंपली लिख दो कि इन जगहों से मृतक संस्कार विधि, लघु उपकरण, गर्त चूल्हे आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहां से कुछ हल्के फुल्के, मतलब थोड़ी संख्या में फ्लैक उपकरण के भी साक्ष्य मिले हैं। अब देखो बहुत सिंपल अगर लिखना है तो, मतलब अगर इतना फैक्ट नहीं भी पता है तो आपका काम चल जाएगा कि क्या एविडेंस मिला। अब देखो हम लोग जब मेसोलिथिक पीरियड के कुछ एग्जांपल्स थे, और भाई इसके तो मतलब मेसोलिथिक पीरियड के अब पीटी में खूब, अब देखो पीटी में क्या लेखैया पे क्वेश्चन बन के नहीं आया है, याद करो। यूपी पीसीएस लेखैया पे क्वेश्चन नहीं बनाई है, वही फैक्ट उठा के लिख दो लेखैया के बारे में। क्या हो रही है, ठीक है। अब दूसरा, मैदाहा के बारे में क्या यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन नहीं आया है? बताना आप लोग। दमदमा के बारे में क्या यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन नहीं आया है? सराय नहर राय के बारे में क्या प्री में क्वेश्चन नहीं आया है? ये सब बिरन नदी घाटी के एरिया है, वही प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर वाला बेल्ट जो है, ठीक है, वहीं से मिलेंगे। ये मिले तो है ना, आप समझना। ये सारा पीटी में क्वेश्चन बन के आया है, ये सारा। अब वही फैक्ट जो पीटी में पूछा है, पीटी में एक बार क्या पूछा है कि एक ही जगह से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहां पाए गए, ठीक है, 3 मानव कंकाल के साक्ष्य। तो हमको पता है दमदमा से 3 ह्यूमन, अच्छा इंग्लिश में कुछ गलती होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा माफ करना आप लोग। ठीक है, यहां से मतलब ध्यान रखना कि 3 मानव कंकाल, यहां पे हिंदी भी लिख देता हूं, 3 मानव कंकाल एक साथ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल पाए हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आया है,
ये विशेषता है यहाँ पे। एक ही घर के रहेंगे, एक ही फैमिली के रहेंगे, जाहिर सी बात है। अब देखो दमदमा के बारे में, दमदमा से बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमन स्केटल्स के साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। मानव समाधान के साक्ष्य सर्वाधिक यहाँ से 41 मानव समाधान के साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। एक कब्र में, यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 कब्रें ऐसी थी पाई गई हैं जहाँ पे एक साथ 2 लोग को दफना गया, यानी युगल समाधान है यहाँ पे। एक कब्र ऐसी थी जहाँ पे 3 लोग को दफना गया, यानी ट्रिपल समाधान के साक्ष्य यहाँ पे हैं, ठीक है। टोटल 41 मिले हैं। अब समझना, तो यानी मानव समाधान के जो साक्ष्य सर्वाधिक पाए गए हैं वो कहाँ से पाए गए? दमदमा से पाए गए। अब बताओ मैदाहा से क्या कोई क्वेश्चन बन के नहीं आया है? मैदाहा और सराय नाहर राय, इन दोनों ही जगहों से क्या आपको देखने को मिलते हैं? बोन एंड हॉर्न, हड्डी और सींग के जो टूल्स देखने को मिलते हैं ना, वो यहां से मिलते हैं। सराय नाहर राय से भी सेम चीज मिलती है, लेकिन अधिकता कहां पे है? अभी कल ही मैंने पढ़ा है, अधिकता मैदाहा में, सर्वाधिक मैदाहा में पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक हड्डी एवं सींग के ऊपर ना मैदाहा में पाए जाते हैं। ये बात समझ में आ गया आप लोग को? ये बात समझ में आ गया? लिखैया से भी मानव कंकाल मिले हैं। लिखैया से ध्यान देना है, 17 मानव कंकाल के साक्ष्य पाए गए हैं, मानव कंकाल के साक्ष्य पाए गए हैं, और इनका सर किस दिशा में है? वेस्ट, पश्चिम की दिशा में स्थित है। ये सारी बातें आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे, पश्चिम की दिशा में स्थित है। अब तक कोई दिक्कत यहाँ तक? एक एक चीज समझ में आया यहाँ से? अब देखो यही मैंने बोला कि आप इन चीजों को यूज कर लो कि इन जगहों से आपको दिक्कत में पड़ गए कि भाई अब देखो कुछ तो दिक्कत में, दमदमा, अब पता चला दमदमा वाला फैक्ट यार याद करो प्री में है, ठीक है। मैदाहा, सराय नाहर राय, ये सब फैक्ट प्री में है, ठीक है। और तो दिक्कत नहीं आएगी। चौपानी मांडो मैंने बोला कि भाई कि प्रयागराज में स्थित है, और तीनों जगहों से एग्जाम्पल मिले हैं। पूरा पाषाण काल से भी मिले हैं, मध्य पाषाण काल से भी मिले हैं, नौ पाषाण काल से भी मिले हैं। यहाँ पे एक फैक्ट और लिखना, मतलब मेरा विश्वास है बहुत कम लोग लिखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जो लोग पशुपालन स्टार्ट कर दिए हैं, तो कुछ पेंटिंग में, जैसे जो पेंटिंग में इंसान इंटरेस्ट कब लगेगा? जब पेट भरने लगेगा। तो मिर्जापुर में एक पहाड़ी है, उसका नाम है मोरहाना पहाड़। मोरहाना पहाड़, ये मध्य पाषाण काल का एग्जाम्पल है। मोरहाना पहाड़ कहाँ पे है? मिर्जापुर में, MIZ लिखता हूँ मिर्जापुर। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, पेंटिंग के एग्जाम्पल मिले हैं। भीमबेटका का नाम आपने सुना है, लाइक उसी तरह, भीमबेटका से तुलना मत करना, लेकिन यहाँ भी क्या है कि इस पहाड़ी पे कुछ पेंटिंग्स मिली हैं, मिर्ज़ापुर की इस पहाड़ी पे, जिसका संबंध मेसोलिथिक पीरियड से है, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड से। अब पेंटिंग क्या होती थी? जो दिखेगा वही बनेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग शिकार कर रहे हैं तो शिकार के चित्र मिलेंगे, जो जानवर दिख रहे हैं उनके चित्र मिल जाएंगे, तो यही सारे चित्र मिलेंगे, ठीक है, ध्यान देना। अब आती है नियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो पहले तो भाई नियोलिथिक पीरियड क्या होगा आप यहाँ पे बताना कि नियोलिथिक पीरियड से मानव ने अस्थायी जीवन प्रारंभ कर दिया। यहाँ से एग्रीकल्चर और पशुपालन, कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस समय इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण थे, जो हथियार थे, उसमें भी एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। अब वो फलक उपकरण का व्यापक मात्रा में प्रयोग करने लगे। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट बदल गया था, अब थोड़ा सा गर्म इन्वायरमेंट आ गया था, तो छोटे जीवों की उद्भव हो चुकी थी, और छोटे जीवों को बड़े हथियार से नहीं मार सकते। मतलब जहाँ पे सुई काम करेगी वहाँ तलवार नहीं काम कर सकती है, ठीक है, ये बात क्लियर। ये चीज़ें आप समझना। ऊपर वाले पॉइंट में जो मैंने बोला था, ठीक है, यहाँ से पशुपालन स्टार्ट हो गया, तो थोड़े से आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक एक चीज़ को लाइन से समझाते रहो कि ताकि पाई क्या जा सकती है आप सोच सको। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, पहले मेहरगढ़ एक एग्जाम्पल मिलता था, आज तो हमारे पास यहाँ नहीं है। मेहरगढ़ से गेहूं की ओल्डेस्ट साक्ष्य मिले थे 7000 ईस्वी पूर्व के। 2 लोकेशन, कोल्डिहवा और एक लोकेशन है लहुरादेव। केवल इन 2 के बारे में लिख दो, आपका नियोलिथिक पीरियड का काम हो गया। कोई शख्स यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाला ऐसा नहीं जिसने प्रीलिम्स निकाला हो और उसको कोल्डिहवा या लहुरादेव के बारे में ना पता हो। कोल्डिहवा से हमको पता है चावल की भूसी, जो राइस है, राइस की भूसी का साक्ष्य मिला है। ये अराउंड 5000 BC की घटना है, ठीक है, ध्यान देना, 5000 BC की घटना है। चावल की भूसी की घटना, चावल की भूसी पाई गई, तो भाई चावल, इसका मतलब क्या था कि वो लोग धान उगाते रहे होंगे, धान की खेती करते रहे होंगे। ये ओल्डेस्ट साक्ष्य था। मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिलते थे, मालूम रखना। इसी के बाद से मेहरगढ़, जब तक लहुरादेव की खोज नहीं हुई थी, तो मेहरगढ़ से ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर एविडेंस मिला था 7000 BC का। लेकिन जब लहुरादेव से कुछ समय बाद क्या हुआ, यहां से चावल के साक्ष्य पा गए। यहां से क्या मिल गए? एविडेंस किसके मिल गए? राइस के एविडेंस मिल गए। लहुरादेव कहां पे स्थित है? तो संत कबीर नगर, ठीक है, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का जो हेडक्वार्टर है वो खलीलाबाद है।
तो चावल के साक्ष्य यहां से पाए गए। ये साक्ष्य अराउंड 7000 BC से 9000 BC के ड्यूरेशन का, यानी ओल्डेस्ट एग्जाम्पल। तो मानव के अस्थाई जीवन का, अस्थाई निवास का, परमानेंट सेटलमेंट का जो सबसे ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है वो आपके संत कबीर नगर में मौजूद है। ये आपके हो गए एक एक ड्यूरेशन के पैलियोलिथिक पीरियड के एकदम सीक्वेंस वाइज एरियाज, जो मिली विशेषताएं हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। इंट्रो देख लिया, मेन बॉडी देख लिया। अब जाहिर सी बात है, एक भी चीज अगर ऐसा लगी हो आपको कि कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है, जो आपको लगेगा। अब इसके अलावा आपको कुछ और भी फैक्ट समझ में आते हैं आप लिख दो, लेकिन फॉर्मेट यही रखना है, फॉर्मेट यही रखना है। अब देखो कंक्लूड कर दो भाई, कंक्लूड क्या कर दो। आपको पता चला कि यार कि जो उत्तर प्रदेश का साउदर्न पोर्शन है और साउदर्न ईस्ट पोर्शन है, बेसिकली साउदर्न और साउदर्न ईस्ट वाला, यानी वो बेसिकली विंध्य वाला, ऐसे विंध्या फिर जाती तो ऐसे थोड़ा सा उठ जाती है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो विंध्या और जो बेलन नदी घाटी वाला बेल्ट है, वहां से आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम एग्जाम्पल वहीं से मिले हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का विंध्य क्षेत्र और बेलन नदी घाटी क्षेत्र प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक दौर की विशेषताओं को समेटे हुए, ठीक है, प्रागैतिहासिक कालीन विशेषताओं को अपने में समेटे हुए है। तो ये बेसिकली लिख के आप कंक्लूड कर सकते हो। और उम्मीद करेंगे कि यहां से हमारा जो टॉपिक ये था समझ में आया हो। सेकेंड नंबर टॉपिक मैं आपको दे देता हूं, जो आपको लिख के जरूर दे देना है, ठीक है। देखो आप लिखोगे फैक्चुअली, मुझे पता है, मुझे उसको नाना में भी बहुत बेहतरीन तरीके से अरेंजमेंट करवाना है, बेहतरीन लिखवाना है, तो वो मैं करवा लूंगा। आप आंसर्स लिख के जरूर दो, मैं चेक भी कर दूंगा। बाकी अगर कोई थोड़ा सा रीनेम करके अपना पीडीएफ भेजा होगा तो एक बार रीनेम कर देना, तो मैं जाके चेक भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा, पूरे इस कॉन्टेस्ट में बस एक फैक्ट छूट गया है, ठीक है, जिसको चौपानी मांडो वाले में आप लोग ऐड कर लेना यहाँ से, ठीक है। बेलन नदी घाटी का ये एग्जाम्पल ये भी है। देखो पेपर में ये भी प्री में क्वेश्चन बन गया है कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा नंदना है, यानी जो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा है, यानी बोन से जो बनी हुई मदर गॉडेस की जो प्रतिमा है, ठीक है, तो यानी मदर गॉडेस स्टेचू, ठीक है, मेड ऑफ बोन्स, तो जो मतलब हिंदी में बोलते हैं अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। इसका जो एग्जाम्पल है वो सबसे पहला एग्जाम्पल बेलन नदी घाटी से मिलता है, और बेलन नदी घाटी के चौपानी मांडो से। तो जब चौपानी मांडो लिखना तो एक बात भी वहां पे जरूरी लिख लेना। देखो बेलन नदी घाटी पे सेपरेटली क्वेश्चन बना के आ सकता है, तो यार कई चीज बेलन नदी घाटी में आप कभी भी लिखना रहेगा तो ये लिख देना कि पूरा का साढ़काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड के सभी ड्यूरेशन के यहाँ से साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसकी बेलन नदी घाटी कुछ एरियाज का नाम लिख देना, यानी सभी क्षेत्रों से मिलते हैं, तो यहाँ पे संक्रमण देखने को मिलेगा। बेलन नदी घाटी में आपको देखने को मिलेगा यार कि कैसे मतलब पैलियोलिथिक पीरियड से मेसोलिथिक पीरियड में चेंजिंग हुई, कैसे मेसोलिथिक पीरियड से नियोलिथिक पीरियड में चेंजिंग हुई, तो आपको पूरा संक्रमण, वो चेंजिंग ही देखने को मिलती है, वो पूरी चेंजिंग कैसे। जब आप भाई मान लो कि एक स्थल की खुदाई कर रहे हो तो यहाँ पे पैलियोलिथिक पीरियड के एग्जाम्पल होंगे, इसी पे अगर दूसरा स्थल आया तो यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड का एग्जाम्पल मिल जाएगा, ऊपर नियोलिथिक पीरियड का एग्जाम्पल मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि बस्तियाँ थोड़ी सी दूर भी मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये एक अच्छी बात है, आप लोग इतना कर लोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने बोला था कि सेकंड नंबर क्वेश्चन भी रहेगा। अभी हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उठाते चल रहे हैं। दूसरा हमको पता है कि यार लेटर वैदिक पीरियड में 16 महाजनपद का एग्जाम्पल मिलता है अंगुत्तर निकाय से, और एक ग्रंथ और है वहां से, कमेंट कर देना आप लोग। तो इनमें से आधा तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उनमें से भी कई क्या है संघ थे, तो यानी वो अपनी कई सारे सिग्निफिकेंस भी रखे हुए हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहा होगा शायद, जो भी रहा हो आप लोग कमेंट आंसर लिखोगे, खैर मैं चेक कर लूंगा वहां पे। समझाने का मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है, प्री में हमेशा क्वेश्चन बना के देता है, तो मेंस में देने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों और उनकी विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करें। तो भैया 8 महाजनपद है, पहले इंट्रो लिखोगे, इंट्रो मैक्सिमम कितना जाओगे तो 20 to 25 वर्ड, ये भी 200 में आप लोगों को लिख लेना है। मेन बॉडी में जाओगे, 8 महाजनपद है, पहले मेन बॉडी लिखना कि उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद स्थित है। 8 महाजनपद का हेडिंग, उनसे संबंधित 1-2 विशेषताएं। एक चीज जरूर लिखनी है, हर महाजनपद की राजधानी को कॉमन है, वो लिखनी ही लिखनी है,
हर महाजनपद की राजधानी। अब उनसे संबंधित जो बातें हैं वो वहाँ पे 1-2 पॉइंट में लिखने चलता है, ठीक है, 1 से 2 विशेषता है। अब ये नहीं कि एक टी का 5 विशेषता लिख दिए, एक टी में केवल राजधानी लिख दिए, ऐसा नहीं करना है, लास्ट में कंक्लूड कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।